हेलो क्लास 12th बच्चों, हम लोग समाजशास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो इसके बारे में हमने कई टॉपिक जो हैं उनको पढ़ लिया था। जैसे पहले संचार का परिचय, जनसंचार के प्रमुख साधन, प्रिंट मीडिया, रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न। फिर उसके बाद था जनसंचार के माध्यमों की विशेषताएं। उसमें उच्च तकनीकी पर आधारित, समकालीनता, श्रोताओं की विभिन्नता, संचार एक वृत्ति के रूप में, अनाम या गुमनाम प्रसार, व्यापक क्षेत्र, संचालित संचार और विभिन्न प्रकार सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम। और फिर हमने कल का हमारा टॉपिक था आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें रेडियो, टेलीविज़न और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो है जनसंचार में संपर्क करने के बारे में पढ़ा था। अब आज का हमारा टॉपिक है भूमंडलीकरण और मीडिया। तो भूमंडलीकरण और मीडिया पर भी किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा, तो हम लोग देखेंगे कि जो संचार के क्षेत्र में जो क्रांति तथा भूमंडलीकरण, इन दोनों में क्या था, आपसी घनिष्ठ संबंध था। और जब संचार के माध्यमों का दायरा जो है सीमित कर दिया गया, तब संचार माध्यमों की अधिकांश कंपनियां क्या हो गई, राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने लगी और अपने घरेलू बाज़ारों तक ये सीमित रह गई। इसके साथ ही मीडिया उद्योग भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से विभाजित हुआ, जैसे चलचित्र के माध्यम हो गए, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, और भी मुद्रित माध्यम हो गया, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई। ये सब चीज़ें जो आपस में संबंध न होकर यह स्वतंत्र रूप से जो हैं अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गई। जब यह अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गई तो कुछ समय के बाद मीडिया उद्योग के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या थे कि मीडिया उद्योग अब राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित नहीं रहा, इसका क्षेत्र जो है वह भूमंडलीय बाज़ारों तक इसका विस्तार हो गया। अर्थात जब इसका विस्तार भूमंडलीय बाज़ारों तक हो गया तो जनसंचार माध्यमों का भी भूमंडलीकरण क्या है, हो गया। और इसी के साथ और भी परिवर्तन जो हुए कि मीडिया में अलग अलग जो आपस में जो इनका संबंध थे ये लोग, तो ये सब अलग अलग रूप से अपना माध्यम इन्होंने बना लिया। और यह परिवर्तन जो इनका था ये नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक हो गया। तो भूमंडलीकरण के कारण जो मुद्रण माध्यम था इसका, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इनमें भी कुछ परिवर्तन हुए। तो इसमें पहला परिवर्तन हम लोग देखेंगे मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम मतलब प्रिंट मीडिया। इसके बारे में पहले भी आप लोगों को हमने जो है बताया है इसी लेसन में। इसको थोड़ा सा फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मुद्रण माध्यम या प्रिंट मीडिया जो है वह जनसंचार का सबसे पुराना और लोकप्रिय माध्यम है। इस माध्यम में मुख्य रूप से समाचार पत्र ही हैं, लेकिन वर्तमान प्रौद्योगिकी
तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में जब प्रगति होने लगी तब टेलीविज़न, इंटरनेट का विस्तार हुआ और समाचार पत्रों का महत्व जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, क्योंकि टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से लोग हर एक जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या इसके अतिरिक्त कोई भी हो, हर जगह की जानकारी उनको मिल जाती है। समाचार पत्रों का महत्व जब कम हो गया तो यह स्थिति हुई कि भूमंडलीकरण के युग में समाचार पत्रों का अधिक विकास हुआ और इनके परिणाम स्वरूप इसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। देखा जाए तो पिछले 2-3 दशकों में सभी भाषाओं के समाचार पत्रों को छपने वाली प्रतियां जो हैं मिलती थीं, लेकिन इसका कारण यह था कि वर्तमान समय में हमारे देश में साक्षरता की दर जो है वो बढ़ने लगी। नगरों में तो साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा बढ़ी और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में स्थानीय समाचार पत्रों को भी स्थान दिया गया। समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करण जो प्रकाशित होने लगे, इनमें कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाचार पत्रों को लोग अपनाने लगे और वहाँ तक समाचार पत्रों को पहुँचाया जाने लगा। तो इन कारणों से समाचार पत्रों की लोकप्रियता जो है वो क्या हुई, बढ़ने लगी और इसमें अत्यधिक वृद्धि भी होने लगी। तो जब समाचार पत्रों द्वारा अनेक विपणन संबंधी रणनीतियों को जब अपनाया जाने लगा तो उपभोक्ताओं को तरह तरह से लुभाया जाने लगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए सभी समाचार पत्रों ने अपने पत्रिकाओं की कीमत क्या कर दी, कम कर दी और उसकी लागत भी कम हो गई। तो समाचार पत्रों में जो विज्ञापन बहुत अधिक दिया जाने लगा था, वह विज्ञापन जो है वर्तमान में प्रौद्योगिकी के रूप में उसको दिया जाने लगा और सभी समाचार पत्र जो थे वह आकर्षक साज सज्जा वाले तथा रंगीन हो गए, जिससे उसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़े। लेकिन समाचार पत्रों में पाठ्य सामग्री जो थी वो विविधतापूर्ण तथा सभी वर्गों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार दी जा रही थी। तो इन समस्त कारणों से भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में समाचार पत्र जनसाधारण के दैनिक जीवन में क्या हो गए, अनिवार्य बन गए। सभी लोग समाचार पत्रों के प्रति अपना लगाव रखने लगे। तो समाचार पत्र जो हैं, अब इसके बारे में आपको बता दें कि भारत में जो प्रमुख समाचार पत्र थे वह हिंदी, अंग्रेजी में थे और उनके संस्करण जो हैं अनेक स्थानों में एक साथ प्रकाशित होते थे। स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उस क्षेत्र में विशेष से संबंधित से ये निकाले जाते थे। जैसे मेरठ से निकलने वाला हिंदी का प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण न केवल उत्तर प्रदेश में, यह अनेक प्रमुख नगरों में भी प्रकाशित होता था। नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के प्रमुख नगरों में भी ये प्रकाशित होता था। तो प्रत्येक नगर का संस्करण राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अतिरिक्त उस नगर तथा आसपास के नगरों एवं राज्य के समाचार जो हैं ये प्रतिदिन देता था। और इसके साथ ही परिषद द्वारा भी उस नगर की विभिन्न गतिविधियों, शिक्षा संबंधी, वाणिज्य प्रतिष्ठानों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता था। तो ये समाचार पत्र जो हैं ये हर जगह से निकलते थे। फिर इसमें दूसरा हमारा पॉइंट है टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में भी हमने पिछली आपको पढ़ाया था, कल बताया था इसके बारे में। आज फिर इसमें थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग। टेलीविज़न या दूरदर्शन जो है इसका जनसंचार एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये। तो प्रारंभ में भारत में जनसंचार का यह माध्यम राज्य के नियंत्रण में था तथा इसका एक चैनल दूरदर्शन से बहुत ही सीमित समय के लिए प्रसारण किया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भूमंडलीकरण के दौर में जब प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ तब उपग्रह के माध्यम से टीवी के प्रसारणों को विशेष प्रोत्साहन मिला। यह गैर सरकारी चैनल भी इसमें सक्रिय होने लगे। तो उपग्रह टीवी देखने वाले दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और विभिन्न गैर सरकारी चैनल देश के क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करने लगे। वर्तमान प्रौद्योगिक युग में टेलीविज़न के प्रसारण को व्यापक बनाने के लिए केबल प्रसारण को प्रारंभ किया गया और सभी बड़े नगरों में केबल प्रसारण की व्यवस्था होने लगी। तो इस काल में वीडियो कार्यक्रमों में मुख्य रूप से देशी तथा आयातित दोनों प्रकार के मनोरंजन के लिए फिल्मों को अपनाया जाने लगा और इसी दौर में प्रसारणों में अधिक से अधिक वृद्धियां प्रारंभ हो गई। तो भूमंडलीकरण के दौर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनियों का हमारे देश में पदार्पण हो गया और इस क्रम में जैसे अब इसमें क्या हो गया आपका स्टार टीवी, MTV, ये सब चैनल जो हैं, सोनी टीवी, ये कई चैनल जो हैं वह कंपनियों के नाम पर उल्लेखनीय हुए और ये सभी विदेशी टीवी कंपनियां हैं। जब कोई इन कंपनियों द्वारा भारत के प्रसारण प्रारंभ हुआ तो यहाँ लोगों को एक चिंता होने लगी कि इन कंपनियों की प्रसारण नीति से भारतीय युवाओं तथा संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परंतु इन बाहरी कंपनियों ने सूक्ष्म अध्ययन करके यह निर्णय लिया कि भारत में सभी उन्हीं कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाए जो भारतीय दर्शकों के लिए सभी वर्गों के लिए आकर्षक तथा रुचि के अनुकूल हों। तो उन्होंने उन कार्यक्रमों का प्रसारण किया और उन्हें प्राथमिकता दी। फिर हिंदी फिल्मों का प्रसारण करना शुरू किया गया और हिंदी के कार्यक्रम तैयार किए गए तथा उनका प्रसारण जब होने लगा तो विदेशी कंपनियों द्वारा हिंदी के कार्यक्रम का विस्तार हो गया
और उनका खुलकर प्रसारण भी होने लगा। उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। हिंदी के बाद इन कंपनियों ने अनेक क्षेत्रीय चैनल भी प्रारंभ किए। जब अनेक क्षेत्रीय चैनल प्रारंभ किए तो उनके माध्यम से सभी क्षेत्रीय भाषाओं जैसे बंगला, पंजाबी, मराठी, उर्दू, इन भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होने लगा और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। तो इस प्रकार इन कंपनियों के अपने प्रसारणों का स्थानीयकरण बहुत ही कुशलतापूर्वक कर लिया और इस क्षेत्र में स्टार टीवी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसी क्रम में स्टार तथा सोनी टीवी ने अपने अनेक कार्यक्रमों को डब किया और प्रसारण शुरू कर दिया। छोटे बच्चों के अनेक कार्यक्रम भी आने लगे। फिर भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में अधिकांश चैनल जो हैं वह 24 घंटे अपने कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं और इनका प्रसारण सप्ताह के 7 दिन होता है और इन चैनल में अपने प्रसारण के ढंग एक रूप में बदलाव किया। अब टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार भी अधिक से अधिक जीवन तथा अनौपचारिक होते हैं। समाचारों का स्वरूप अधिक तत्कालिक, लोकतंत्रात्मक तथा आत्मीय हो गया है। इन सभी चैनलों पर सार्वजनिक रूप से होने वाले वाद विवाद को भी अधिक महत्व दिया जाता है। तो जीवन के सभी विदेशी चैनल निरंतर अपना विस्तार कर रहे थे। हिंदी के चैनल के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल भी बढ़ने लगे। तो इन सभी चैनलों द्वारा होने वाला प्रसारण जो है, प्रसारणों में अत्यधिक विविधता भी आ गई और इन प्रसारणों के यथार्थवादी प्रदर्शन, जो इसकी रियलिटी शो वाले प्रदर्शन थे, जैसे बॉलीवुड प्रदर्शन हुआ, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन हुआ, अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन हुआ, खेल कूद प्रदर्शन हुआ, हास्य प्रदर्शन, इन सबको व्यापक रूप से इनका समावेश होने लगा। तो टीवी के व्यापक प्रदर्शनों तथा उनकी लोकप्रियता के साथ अब क्षेत्र में महान सितारों का, सुपर स्टार्स का एक अलग वर्ग जो है वह विकसित हुआ और इन कलाकारों की घर घर में प्रायः चर्चा होने लगी और उनका उल्लेख प्रायः सभी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी होने लगा। तो जनसाधारण उनके जीवन तथा दिनचर्या आदि के विषय में उत्सुकता जो है वह बढ़ने लगी। जैसे टीवी कार्यक्रम की बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है, कुछ कार्यक्रमों को विशेष रूप से उसकी ख्याति प्राप्त होती है। जैसे हम ये देखेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन ऑयल, बिग बॉस, कुछ ऐसे प्रसारण हैं जहाँ पर यह देखा जाता है कि वास्तव में कुछ पाश्चात्य कार्यक्रमों के प्रारूप पर भी तैयार किए गए हैं। तो इस प्रकार जो है भूमंडलीकरण से दूरदर्शन कार्यक्रमों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। फिर हमारा है रेडियो के बारे में भी आपको इससे पहले बताए थे कि वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में जनसंचार के प्राचीन माध्यम रेडियो के स्वरूप हैं, लेकिन प्रारंभ में रेडियो को आकाशवाणी के नाम से एक सरकारी संस्थान के रूप में चलाया जा रहा था। उस समय रेडियो की बहुत अधिक लोकप्रियता थी। देश के 2/3 घर परिवारों के लिए रेडियो के कार्यक्रम ही
मनोरंजन तथा समाचारों के मुख्य स्रोत थे। परंतु दूरदर्शन के प्रचलन के उपरांत आकाशवाणी की लोकप्रियता घटने लगी और गैर सरकारी स्वामित्व वाले एफएम रेडियो स्टेशनों का प्रचलन बढ़ने लगा। ये रेडियो क्रमशः मनोरंजन के मुख्य साधन बनने लगे। इन गैर सरकारी एफएम चैनलों का राजनीतिक समाचार पत्रों को प्रसारित करने की अनुमति न होने के कारण ये सभी चैनल अपने अपने श्रोताओं को लुभाने के लिए अधिक से अधिक मनोरंजन तथा लोकप्रिय संगीत का प्रसारण करते हैं। प्रायः सभी चैनल दिन भर हिट गानों का प्रसारण किया करते हैं। इसकी विशेषता के कारण नगरीय युवा वर्ग में इन चैनलों के प्रति सम्मान बढ़ता ही गया और अधिकांश रेडियो एफएम चैनलों का स्वामित्व विभिन्न मीडिया समूहों का है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के स्वामित्व वाला एफएम चैनल रेडियो मिर्ची है तथा लिविंग मीडिया समूह के स्वामित्व वाला एफएम चैनल रेड एफएम है। स्टार नेटवर्क के स्वाभिमान वाला चैनल रेडियो सिटी है। तो वर्तमान परिस्थितियों में एफएम चैनलों का भविष्य क्या हुआ? अच्छा हो गया और रेडियो स्टेशनों के अधिक निजीकरण तथा समुदाय के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों की अधिक से अधिक स्थापना के कारण एफएम चैनलों का अधिक विकास हो रहा है। लोग स्थानीय समाचार पत्रों में अधिक रुचि ले रहे हैं और सभी क्षेत्र में एफएम चैनलों का विस्तार हो रहा है। तो ये तो हमारा हो गया प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और रेडियो। और अब अगला टॉपिक हमारा है भारत में जनसंचार के माध्यम तथा आधुनिकीकरण। भारत में जनसंचार के माध्यम तथा आधुनिकीकरण। तो जनसंचार के माध्यम प्रेस, रेडियो, चलचित्र एवं टेलीविज़न आज के समाज में जन समूहों पर आधारित एक जटिल समाज है और आधुनिकीकरण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है। कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है, परंतु आज यह कहा जाने लगा है कि जनसंचार के माध्यम से एटम बम से भी अधिक शक्तिशाली है। प्रेस के संबंध जो हैं, प्रेस के संबंध में तो हमने पहले आप लोगों को बताया था कि वह समाज का सजग प्रहरी है। रेडियो के विषय में जोसेफ एम रोसेक ने लिखा है कि प्रजातंत्र में रेडियो सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता बन गया है। ये उनके शब्द हैं कि प्रजातंत्र में रेडियो सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता बन गया है। चलचित्र लोगों के अतिरिक्त समय के उपयोग को आदेशों के निर्माण और नायिकाओं का जनता पर कितना प्रभाव है, इस बात से सिद्ध होता है कि प्रजातंत्र में आम चुनाव में शक्तिशाली उम्मीदवार सिद्ध हुए हैं। जहां एक टेलीविज़न का प्रश्न है, वहां आज युग में समाचार क्रांति का प्रतीक है। एटॉमिक शक्ति के भांति उसकी शुभ और अशुभ कार्यों के लिए अद्भुत क्षमता है।
उसके माध्यम में कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, समाजशास्त्री या राजनेता लाखों लोगों को एक ही समय में अपना संदेश पहुंचा सकता है। अब हम लोग देखते हैं शाम 8 बजे मोदी जी जनता के नाम कुछ संदेश है, तो 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वह टेलीविज़न के द्वारा उसके द्वारा उनको, तो कितने लोगों के पास एक ही बार में उनकी सूचनाएं पहुंच जाती हैं, उनका भाषण पहुंच जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है भारत के आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका या भारत में जनसंचार के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में जो है वह इसका प्रभाव पड़ा है। तो पहला हमारा टॉपिक है ज्ञान एवं सूचना का प्रसार। पहला पॉइंट है ज्ञान एवं सूचना का प्रसार। तो ज्ञान एवं सूचना के प्रसार में ज्ञान क्या है? आज शक्ति का स्रोत है। जिस समूह या व्यक्ति के पास किसी भी क्षेत्र की पूरी सूचनाएं होती हैं, वह उस क्षेत्र में अपने निर्णयों द्वारा घटनाओं को प्रभावित करने में सफल होता है। तो जनसंचार के माध्यम प्रत्येक व्यक्ति के समस्त जीवन काल में नहीं पहुंच पाते, लेकिन इनमें व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है और उसे एक निश्चित दिशा मिलती है। अब दूसरा, पहला तो हो गया था, दूसरा है शिक्षा। शिक्षा को आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गिना जाता है या माना जाता है। रेडियो और टेलीविज़न का प्रयोग शिक्षा के लिए भी किया जा रहा है। वे शिक्षण के क्षेत्र में नई तकनीकी के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। बहुत से स्कूलों में उनके द्वारा नियमित शिक्षण किया जा रहा है। तो ये जनसंचार माध्यम शिक्षा को भी प्रभावित करके आधुनिकीकरण में योगदान दे रहा है। अब हम ही लोग देखिए आजकल कैसे पढ़ रहे हैं। क्लास में हम लोग नहीं पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षा का हम लोग जो है मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो है अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों की बात जो है वो हम लोग सुन रहे हैं। तो इस तरह शिक्षा का प्रसार भी में इसने विशेष योगदान दिया। फिर तीसरा है जनमत का निर्माण। तो जनमत का निर्वाध रूप से सामाजिक नियंत्रण एवं आधुनिकीकरण में जो परिवर्तन का आधार रहा है, वह जनसाधारण जनमत जो है इससे क्या है, भय खाता है। अप्रत्यक्ष रूप से साधारण व्यक्ति कोई भी कार्य करते समय इस बात को ध्यान में रखता है कि उसके इस कार्य के प्रति दुनिया क्या कहेगी। तो समाचार पत्र, रेडियो, चलचित्र एवं टेलीविज़न का जो महत्वपूर्ण जो सामाजिक प्रश्नों के बारे में सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, तो अनेक मतांतर भी इसमें प्रसारित होते हैं। तो इन सभी से जनमत के निर्माण में इतनी सहायता मिलती है कि जनसंचार के माध्यम जो हैं जनमत के निर्धारक कारक बन जाते हैं। फिर चौथा है सांस्कृतिक सहमति बनाए रखना। जनसंचार के माध्यम से संस्कृति का संरक्षक, हस्तांतरण एवं पुनर्स्थापना ही नहीं करने वाले वे प्रमुख संस्कृति मूल्यों के प्रति सहमति भी पैदा करते हैं।
दुर्खीम तथा मैक्स वेबर ने मूल्यों की सहमति की सामाजिक व्यवस्था का इसे आधार माना है। दुर्खीम ने क्या कहा है, उनके शब्दों में देखिए, जब यह सहमति टूटती है या जब यह मूल्य सहमति टूटती है तो आदर्श विहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है जो सामाजिक विघटन की परिचालक है। तो दुर्खीम की इस बात से क्या सिद्ध होता है कि नवीन सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सहमति अथवा महत्व को बनाए रखना जनसंचार के साधन सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर 5वां है जन परियोजना। जन परियोजना जो है यह जनसंचार के माध्यम किसी विशेष विचारधारा से जुड़े होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों आदि के लिए यह तथ्य और भी अधिक सत्य है। क्यों? क्योंकि किसी विचारधारा के अधीन जन उत्साह को सक्रिय करने का कार्य भी जनसंचार के माध्यम ही करते हैं। तो वे जन समूहों को एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और इस प्रकार क्या है कि जनता के व्यवहार को आधुनिकीकरण की ओर उत्प्रेरित करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। अब हमारा 6वां पॉइंट है इसी का, सामाजिक आलोचना। तो जन संचार के माध्यम से जो बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका निभाते हैं वे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों से क्या करते हैं, पर्दा उठा देते हैं और उनके प्रति जनमानस को जागरूक भी करते हैं। तो जनता के सामने जब उनका पर्दाफाश होता है करते हैं तो उनकी ताकत इतनी अधिक होती है कि कभी कभी तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी वह लिप्त हो जाते हैं और उसका आशय ये होता है कि किसी व्यक्ति या समूह कभी कभी अधिक गतिविधियों को उजागर कर देने की धमकी देकर या ब्लैकमेल द्वारा धन कमाने भी लगते हैं। तो यह पत्र पत्रिकारिता जो है अशोभनीय क्या है या शोभनीय एक पक्ष है। इनकी गतिविधियों को जब समाज के सामने आती हैं तो अपराध जो है यह भी बढ़ने लगता है। तब जन संचार माध्यमों का यह दायित्व होता है कि वे समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान दिलाएं और उनके विरुद्ध अभियान के लिए स्वस्थ एक मंच तैयार करें और इससे आधुनिकीकरण को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और अब 7वां पॉइंट है नैराश्य की निकासी। इसमें क्या है, मन में जो कुंठाएं होती हैं, जो निराशाएं होती हैं, वह मनुष्य के मन में रोष पैदा करती हैं और जब वह रोष पैदा करती हैं तो व्यक्ति का व्यवहार क्या है, असामान्य होने लगता है। तो ऐसा असामान्य व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा भी बन सकता है। तो समाचार पत्रों में आपकी समस्या
या संपादक के नाम पत्र के लिए भी एक कॉलम रहता है, जिनमें व्यक्ति अपनी कठिनाइयों और पीड़ाओं को व्यक्त कर सकता है और इससे सरकार और जनता का ध्यान उन समस्याओं की ओर जाता है, आकर्षित होने लगता है। तो हमारे समाज में जो दूरदर्शन पर या जनवाणी पर एक ऐसा प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया जाता है जिनके माध्यम से केंद्रीय मंत्रियों को जन अदालत के सम्मुख लाया जाता है और जन संचार के माध्यम से मन में जो कुंठित भावनाएं होती हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने का यह उपागम बनाता है। फिर 8वां पॉइंट है विज्ञापन एवं उपभोगवाद। विज्ञापन एवं उपभोगवाद में जन संचार के माध्यम उन वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन के सशक्त आधार हैं में सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं क्या हैं, आधे से अधिक आप देखिए तो इनमें विज्ञापन ही भरे होते हैं। यहाँ तक कि रेडियो, टेलीविज़न, इन सब पर भी विज्ञापन जो हैं अत्यधिक आते हैं। तो इस भांति ये देखा जाएगा कि नई वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की लालसा को जगाकर लोगों में उपभोगवाद की प्रवृत्ति जो है वो क्या करते हैं, भरते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जनसंचार के माध्यम हमें निर्देशित कर रहे हैं कि हम कौन सी वस्तुएं खरीदें और हमारा उपभोग व्यवहार इनके द्वारा नियंत्रित होता जा रहा है। तो इसमें जो है अब क्या है, इस समय हम लोग देश में जो कोरोना महामारी का दौर गुजर रहा है, आप कहीं भी मोबाइल से फ़ोन करिए तो पहले उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने यहाँ सैनिटाइज़र करिए, मास्क लगाइए, ये सब चीज़ पहले बताया जा रहा है। तो ये सब क्या है कि इस माध्यम से लोगों तक हमारी बातें जो हैं वह आसानी से पहुंचती हैं और लोग उस पर ध्यान भी देते हैं। तो उनके मन पर इस प्रतिक्रिया का क्या होता है, ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आज जो है विविध कलाओं और चलचित्रों, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों पर नवीन कलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर 10वां पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना। तो इसमें क्या है, विचारों और व्यवहार के क्षेत्र में जो होने वाले नवाचारों के प्रसारों में सहायता देकर जागरूकता के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तनों को ये सुगम बनाते हैं और नए परिवर्तन से पुरातन का टूटना भी स्वाभाविक होता है। उनके अंदर नई विचारधाराएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। तो उस टूटने को जो है उसको तोड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हैं। से कृषि की उन्नति, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के नवीन तरीकों, साधनों के प्रसार में जनसंचार के माध्यम जो हैं ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण में क्या है कि एक उद्देश्य यह देखा जाता है, इसमें होता है कि सामाजिक परिवर्तन संवैधानिक एवं सुगम तरीकों से दिए जाते हैं। तो आधुनिकीकरण की इस लक्ष्य की प्राप्ति में जनसंचार के माध्यम जो हैं वह सहायता प्रदान करते हैं।
और अब हमारा 11वां पॉइंट है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण जो है वो आधुनिकीकरण का उद्देश्य जो है वह समाज के विभिन्न वर्गों, हितों और श्रेणियों के बीच एकीकरण बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें जनसंचार के माध्यम जो हैं विभिन्न श्रेणियों के दृष्टिकोण, जीवन शैलियों, महत्वाकांक्षाओं एवं समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक धरातल प्रदान करते हैं। इससे भारतीय समाज जैसे विविधतापूर्ण बहुत समाज में सामाजिक एकीकरण आधारभूत आवश्यकता है। यहाँ इसके अभाव में समाज में असंतुलन, तनाव, विघटन जो पैदा होता है, तो ऐसे समाज में जनसंचार के साधनों से एकीकरण करने वाली जो है भूमिका प्रस्तुत की जा सकती है। और इसका हमारा लास्ट पॉइंट है 12वां, जनसंचार के माध्यम एवं आधुनिक सरकार। तो जनसंचार के माध्यम और आधुनिक सरकार, आज के युग में कोई भी आधुनिक सरकार जनसंचार माध्यमों की उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी क्षमता के प्रति जागरूक होती है। और यही कारण है कि प्रत्येक आधुनिक सरकार किसी न किसी रूप में इन साधनों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करती है। हमारे समाज में रेडियो, टेलीविज़न, ये तो सरकार ने इस पर अपना एकाधिकार किया है। प्रिंट मीडिया एवं चलचित्र निजी क्षेत्र में हैं, परंतु उन पर भी सेंसर नीति के अंतर्गत नियंत्रण रखा जाता है। तो सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से समाचार पत्रों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाता है और जनसंचार के माध्यमों के प्रति सरकार की इतनी जागरूकता और चिंता जो है इसके मुख्य कारण है। सरकार जानती है कि ये अभियान के शक्तिशाली साधन हैं और इनके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। तो सरकार अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए अभियान यंत्र के रूप में इनका प्रयोग कर सकती है। तो प्रत्येक आधुनिक सरकार जनसंचार के माध्यमों का सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण के उपकरण के रूप में अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करती है। तो इसमें जो था हमारा टॉपिक जो था भारत में आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका। तो इसमें 12 पॉइंट थे बच्चों। पहला था हमारा ज्ञान एवं सूचना का प्रसार, दूसरा था शिक्षा, तीसरा था जनमत का निर्माण, चौथा था सांस्कृतिक सहमति बनाए रखना, और 5वां जन परियोजना, 6वां सामाजिक आलोचना, 7वां नैराश्य की निकासी, 8वां विज्ञापन एवं उपभोगवाद, 9वां मनोरंजन, खेल और कला, 10वां सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना, 11वां सामाजिक एकीकरण और 12वां जनसंचार के माध्यम एवं आधुनिक सरकार। तो ये जो है हमारे भारत में इनके द्वारा जो है जनसंचार का प्रयोग। हेलो बच्चों, आज हमारा इतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा अशिक्षित समाजों में
संचार की समस्याएं, इसके बारे में हम लोग अगले दिन जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं सुषमा श्रीवास्तव अपनी वाणी को यहीं पर आज विराम देती हूँ।